हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त राहुल राजपूत आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ईरा स्टडी में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बैंकिंग लॉ का इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट K4006। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैं सेक्शन वाइज लेके आया हूं और जो मैं सेक्शन ए बी सी की कैटेगरी के तीनों के अकॉर्डिंग 3 वीडियोज बनाकर आपको पूरा का पूरा इसके एग्जाम से इंपॉर्टेंट सिलेबस कह लो, सारे के सारे PYQ कह लो, सब कवर है। मैं आपको बता दूं, अगर किसी को बैंकिंग के नोट्स चाहिए तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। और मेरे पास 2 तरह के नोट्स हैं। पहला ABC कैटेगरी, जो कि जिसके अंदर सारे के सारे पेपर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं और कुछ प्रिडिक्शंस क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं जो कि आपके अंदर आपके पेपर में आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, साथ के साथ आपको ये भी नोट्स मिल सकता है अगर आपको ये चाहिए, जिसके अंदर आप चाहते हैं कि मेरे को चाहिए PYQ 16 से लेकर 24 तक का। इसके अंदर 21 और 20 और 21 का नहीं होगा, उस टाइम पे एग्जाम हुए नहीं थे ड्यू टू कोविड। उसके सारे के सारे क्वेश्चन विथ सॉल्व आपको ये भी नोट्स मिल सकता है। आपको कुछ करना नहीं है, मेरे नंबर पे आपको मुझे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट आप कैसे कर सकते हैं? आप व्हाट्सअप के माध्यम से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मात्र 199 रुपीज़ में आपको मिल सकता है। अगर ये चाहिए तो ये मिलेगा, और अगर ये चाहिए तो ये मिलेगा। आपको कॉल करना है सिर्फ और सिर्फ किस नंबर पे? इस नंबर पे आपको कॉल करना है और कॉल करके आपको बताना है कि आपको कौन सा नोट चाहिए, ये चाहिए या वो चाहिए। ठीक है, ज़्यादा ना बात करते, हो गई बहुत एडवर्टाइजमेंट। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। चलने से पहले देख लेते हैं वीडियो क्लियर आ रही है, कोई प्रॉब्लम? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ बहुत क्लियर है। बहुत गोरा लग रहा हूँ मैं। चलो 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 बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। चलो, पहला सेक्शन का पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द क्या 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 ये पढ़ो भाई। प्रोमिसरी नोट। अब ये क्या होता है? प्रोमिसरी नोट नाम की भी कोई चीज़ होती है ना? हाँ, होती है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो, इसको एग्जाम्पल पहले बताता हूँ मैं आपको, ताकि ऊपर के जो लाइनें हैं ना आपको आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। क्या कहता है? आई प्रॉमिस टू पे 10,000 रुपये टू राम, यह ऑर्डर ऑन 31 जुलाई 2025, साइन बाय श्याम। मतलब श्याम ने क्या करा? ये प्रॉमिस किया कि वो पे करेगा 10,000 रुपये किसको? राम को, 31 जुलाई 2025 में, और उसने साइन कर दिए अपने। ठीक है, तो ये क्या हो गया? एक प्रोमिसरी नोट हो गया। क्लियर? इसके बिहाफ पे क्या वो केस कर सकता है? क्या वो क्लेम कर सकता है? हाँ, बिल्कुल कर सकता है। देखो, कौन कहता है ये कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो ये कहता है सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। सेक्शन 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो यही एक्ट है। क्लियरली चेक कर लें। चलो, मैं आपको चेक करा देता हूँ कि ये एक्ट का सेक्शन यही है ना। नहीं हो रहा है भाई, कॉपी नहीं हो रहा है। कॉपी करके एक मिनट, ये हमने यहाँ से उठाया, इसको यहाँ से कॉपी किया, हमने पेस्ट किया। तो नेगोशिएबल एक्ट, मैं देखो इस एक्ट को ओपन कर रहा हूँ। क्या बोला था मैंने? कहाँ पर है ये लिखा हुआ? ये सेक्शन 4 में लिखा हुआ है। एक्ट के सेक्शन 4 में चलेंगे, ये चैप्टर्स वगैरह है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होता है ये सेक्शन 1, जहाँ पे हम किसी भी एक्ट के अंदर सेक्शन 1 के अंदर हमेशा उसका शॉर्ट टाइटल लिखा होता है और सेक्शन 2 के अंदर उनके डेफिनेशंस लिखे होते हैं। ठीक है, सेक्शन 2, सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4 ये रहा। प्रोमिसरी नोट, क्या बोला गया? प्रोमिसरी नोट, मैंने भी तो यही बोला ना। अ प्रोमिसरी नोट इज द इंस्ट्रूमेंट, इज द राइटिंग नोट ऑफ बैंक इन द नोट। क्या यही लिखा है क्या? ये सिर्फ इसलिए था कि मैं जो लिखवाता हूँ ना सर, BR एक्ट से रिलेटेड होता है, उसको लीगल डेफिनेशन एक्ट वगैरह सेक्शन जो भी, क्योंकि किसी का कमेंट आया मेरे पास व्हाट्सएप पे कि सर आप जो ये करा रहे हो ये सेक्शन सही भी हैं, हम कैसे विश्वास करें। इसलिए सिर्फ मैंने, अभी तक आप वीडियो अगर देखे होंगे अपने पुराने एग्जाम पे, तो मैंने कहीं पे ऐसा नहीं किया होगा। सिर्फ ऐसा क्वेश्चन रेज हुआ इसलिए मैंने ये किया। बाकी आप सबसे निवेदन है
कि आपको कहीं भी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी समस्या वॉइस से रिलेटेड कमेंट कर सकते हैं आप मुझे। कहीं समझाने में कोई दिक्कत है, कहीं कोई एरर लग रहा है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा, क्योंकि आपके कमेंट अगर अच्छे हैं तो मुझे मोटिवेट करेंगे और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। अगर आपके कमेंट ऐसे हैं जो मुझे टीचिंग दे रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई ऐसे करिए वैसे करिए, तो अगर मुझे वो लगेगा कि नहीं यार सच में ये मेरे अंदर कमी है, तो मैं उसके अंदर अपने अंदर वो इम्प्रूवल लाऊंगा, इम्प्रूव करूंगा अपने आप को और आपको कोशिश करूंगा और अच्छे से बताने के लिए। ठीक है, चलिए, ये तो मेरा गुस्सा था जो कि निकल गया। अब आगे शुरू करते हैं, है ना। तो व्हाट इज द प्रोमिसरी नोट? क्या है प्रोमिसरी नोट? तो बोला गया एक व्यक्ति के द्वारा प्रॉमिस करना और एक कागज पे लिख के देना कि मैं फलाने डेट को एक व्यक्ति पैसा पे करूंगा और साइन कर देना, वो क्या कहलाता है? प्रोमिसरी नोट कहलाता है। ये था हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। चलो, अब अगर आप इंग्लिश में लिखो तो क्या लिखोगे? ए प्रोमिसरी नोट, अरे भाई यहाँ ना, ए प्रोमिसरी नोट इज अ रिटर्न इंस्ट्रूमेंट in which one party promised to pay a certain sum amount to another party either on demand या at a fixed या determinable further date। कहता फिक्स कर दे या डिटरमिनाइबल फर्दर डेट कर दे। ठीक है, अब बोला गया जो पे कर रहा है वो क्या है? मेकर, जो बना रहा है, और तो अनदर पार्टी जिसको तो दे रहा है उसको, वो कौन है? पे। ठीक है, बोला गया लीगल डेफिनेशन कहाँ है? सेक्शन 4 के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर इसका लीगल डेफिनेशन है। बोला गया है प्रोमिसरी नोट इज द इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग साइन बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू या टू द ऑर्डर ऑफ एन सर्टेन पर्सन या टू द बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्लियर? एग्जाम्पल ये रहा, ये लो लैंग्वेज है, ये आपके नॉर्मल डेफिनेशन, एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया व्हाट इज बैंकर लीन? बैंकर्स लीन का मतलब क्या है? तो ये कहां डिफाइन किया गया बैंकर्स लीन को? सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री इट इज अ जर्नल लीन रिकॉग्नाइज अंडर। देखो, लीगल नेचर की अगर बात करी जाए तो ये क्या एक जर्नल लीन है और उसको रिकॉग्नाइज कहाँ गया? अंडर द इंडियन सेक्शन 171 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अनलेस देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू द कंट्री। एग्जाम्पल के ऊपर समझते हैं, ये बात से पढ़ेंगे, नीचे पढ़ो। एग्जाम्पल, इफ अ कस्टमर हैज टू रीपेड अ लोन, कस्टमर क्या कर रहा है? रीपे कर रहा है लोन, द बैंकर कैन होल्ड हिज फिक्स डिपॉजिट या शेयर until the dues are clear, उसको बोला जाता है बैंकर लीन। मतलब कि जो बैंक ने आपका क्या कर रखा है? एफडी। मान लो कई बार आपने देखा होगा कि आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए तो आप एफडी बेस पे क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। तो जो एफडी आपने सिक्योरिटी के रूप में लिखा और बैंकर से जो पैसा लिया, तो उसको बोला गया, क्या बोला गया? उसको बोला गया until the due of clear। तो उसको बोलते हैं कि वो क्या है? बैंकर के लीन्स है। तो देखो ये क्या लिखा हुआ है? बैंकर लीन इज द राइट टू बैंक टू रिटेन द गुड्स, मतलब वो रिटेन कर सकता है गुड्स को, सिक्योरिटी को या मनी ऑफ द कस्टमर इन इट्स पोजीशन अंटिल द कस्टमर आउटसाइडिंग ड्यू आर पेड। अगर उसकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है या पे है। ठीक है, अगर उसकी आउटस्टैंडिंग ड्यूज है या पेड नहीं हो पा रहे हैं तो वो क्या कर सकता है? कस्टमर उसके गुड्स को, उसकी सिक्योरिटी को या उसकी मनी ऑफ कस्टमर को क्या कर सकती है? अपने पोजीशन में ले सकती है। उसी को बोला जाता है बैंकर लीन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, कहता डिफाइन पेमेंट इन ड्यू कोर्स। कहता पेमेंट इन ड्यू कोर्स का क्या मतलब हुआ? तो बोला गया कि पेमेंट इन ड्यू कोर्स रेफर टू द पेमेंट मेड इन गुड फेथ। क्या बोला गया? मेड इन गुड फेथ अकॉर्डिंग टू द एप्रिएंट ट्रिनोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द राइटफुल होल्डर विदाउट निग्लिजेंस। कहता बिना किसी निग्लिजेंस के वो होल्ड कर रहा है उसके राइटफुल को। ठीक है, द लीगल डेफिनेशन कहाँ बात करी गई? कहता सेक्शन 10 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर इसके लीगल डेफिनेशन की बात करी गई। अब बोला गया पेमेंट इन ड्यू कोर्स मीन्स अ पेमेंट मेड इन अकॉर्डेंस विद द एप्रीपेंट टेन्योर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू पे एनी पर्सन टू पोजीशन देयरफॉर अंडर द सर्कमस्टांसेस व्हिच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल गुड ग्राउंड फॉर बिलीविंग that he is not entitled to receive payment of the amount
दे आर मेंशन। मतलब कि जो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के अंदर जो पेमेंट लिखा होगा ना, अगर सामने वाला बंदा गुड फेथ के अंदर है और किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए पैसा दे रहा है, ठीक है, और सामने वाला बंदा पेमेंट को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो कर सकता है, बस सामने वाला बंदा किसमें वो बिलीव हो, तो उसके पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो ये बिलीव कर ले कि भैया ये मेरे साथ फ्रॉड कर सकता है, ठीक है। की कंडीशंस क्या है? मेड इन गुड फेथ में होना चाहिए। दूसरा, विदाउट नेग्लिजेंस होना चाहिए, कोई नेग्लिजेंस नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो उसने अनदेखा कर दिया, देखा नहीं, ठीक है। टू द राइटफुल होल्डर होना चाहिए कि वो राइटफुल होल्डर है, उसने होल्ड कर रखा है। एज पर द इंस्ट्रूमेंट टर्म्स, कहता है जो इंस्ट्रूमेंट टर्म्स एंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग वो राइटफुल होल्डर होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज बैंकिंग कंपनी? बैंकिंग कंपनी कौन सी होती है? सीधी सी बात है, जो बैंकिंग कंपनी के अंडर इनकॉर्पोरेट किया जाता है वही बैंकिंग कंपनी कहलाएगी। देखो ये यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है बैंकिंग कंपनी इज अ कंपनी विच ट्रांजेस्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भाई क्या करता है? ट्रांजेस्ट करता है, ये लाइन याद रखना, मेन याद करने की चीज यही है कि ट्रांजेस्ट कर रहा है द बिजनेस ऑफ द बैंकिंग इन इंडिया। डेफिनेशन सेक्शन 5C के अंदर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में लिखा हुआ है कि बैंकिंग कंपनी मीन्स एनी कंपनी विच इज अ ट्रांजेक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। बोला गया बैंकिंग कंपनी सेक्शन 5B BR एक्ट 1900, वही बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बात करता है, बोलता है बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ द लीडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक रिपेबल या डिमांड या अदरवाइज एंड विड्रॉवल बाय द चेक, ड्राफ्ट, ऑर्डर और अदरवाइज। मतलब कहता है बैंकिंग का मतलब क्या? बैंकिंग मीन एक्सेप्टिंग द फ्रॉम द पर्पस ऑफ डीलिंग विद इन्वेस्टमेंट, डिपॉजिट ऑफ मनी, पब्लिक हो चाहे रिपेबल ऑफ द डिमांड हो या अदरवाइज विड्रॉवल ऑफ द चेक हो या ड्राफ्ट हो या ऑर्डर अदरवाइज, ठीक है। मतलब ड्राफ्ट हो या उसके अलावा वो क्या कहलाएगा? बैंकिंग ही कहलाएगा। बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग द क्या? लोन ले भी रहा है, डिपॉजिट भी ले रहा है, इन्वेस्टमेंट भी ले रहा है और लोगों क्या डिमांड दे भी रहा है, प्रीपे भी कर रहा है ना। ये सब क्या है? बैंकिंग ट्रांजेक्शन के अंदर था। फॉर एग्जाम्पल HDFC बैंक, ICICI बैंक एंड बैंकिंग कंपनी, ये दोनों क्या है? आ रहा बैंकिंग कंपनी। बस क्लियर। व्हाट इज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? RBI क्या है भैया? भाई सीधी सी बात है, RBI बैंकों का बैंक, RBI कहता द RBI इज द सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया। ये क्या? सेंट्रल बैंक ऑफ द इंडिया है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन द इशू एंड सप्लाई ऑफ इंडियन करेंसी एंड मेंटेनिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिश इन द कंट्री। क्या करता है? मेंटेन करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिश इन कंट्री के अंदर, और इशू एंड सप्लाई करता है इंडियन करेंसी एंड मेंटेनिंग, है ना, इंडियन करेंसी को इशू करता है और क्या करता है? वो सप्लाई करता है। इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करी जाए तो 1934 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्टैब्लिश किया गया, ठीक है। कमेंसेड ऑपरेशन ऑन 1 अप्रैल 1935, कहता है 1 अप्रैल 1935 के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिशियल गैजेट में आ गया था इंडिया के, और ये ऑन रूल हो गया था, ठीक है। की फंक्शन बोला गया इशू करता है करेंसी, बस सीधी सी बात है, करेंसी कौन इशू करता है? RBI इशू करता है, ये उसका की फंक्शन है। देख लेते हैं यार, वीडियो सही चल रहा है नहीं चल रहा? वीडियो आ तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हाँ चलो। क्या करता है? कंट्रोल करता है मॉनेटरी पॉलिसी। जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी मतलब पैसे से रिलेटेड जो पॉलिसी है, कितना रेट बढ़ाया जाएगा घटाया जाएगा, उसके को कंट्रोल करता है। रेगुलेट एंड सुपरविजन बैंक्स, कहता है जो बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है, उनको सुपरविजन करता है। मैनेजेस फॉरेन एक्सचेंज अंडर द फेमा एक्ट 1999, कहता है मैनेज करता है फॉरेन एक्सचेंज को, किसके द्वारा? फेमा एक्ट 1999 के अंदर। एक्ट एंड बैंकर टू गवर्नमेंट एंड अदर बैंक्स, क्या बोलता है? एक्ट करता है एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड अदर बैंक, कहता है बैंकर की तरह एक्ट करता है गवर्नमेंट के लिए, अदर बैंक के लिए, ठीक है। डिफाइंड इंडोर मैनेजमेंट, इंडोर्समेंट, इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है भैया ये बताओ? तो बोला गया इंडोर्समेंट मीन्स साइन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, मतलब साइन किया गया एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सच एज अ चेक, बिल या प्रोमिसरी नोट। मतलब कहता कोई भी चेक या कोई भी बिल जो कि साइन किया गया है एज अ प्रोमिसरी नोट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, मतलब कहता है ओनरशिप को ट्रांसफर करने के बिहाफ पे जो भी चीज दी गई है कंसिडरेशन के रूप में या नेगोशिएशन के रूप में फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन, उसी को बोला जाता है इंडोर्समेंट, ठीक है। लीगल डेफिनेशन कहाँ दी गई? तो बोला सेक्शन 15, ये याद कर लेना,
सेक्शन 15 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 बात करता है व्हेन द मेकर या होल्डर आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन द सेम अदरवाइज देन सच अ मेकर फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन मतलब बार्गेनिंग के लिए ऑन द बैक या फेस द देयरफॉर और ऑन द स्लिप ऑफ पेपर annexed थ्रीटूट ही इज सेट टू इंडोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। मतलब बोला गया एक व्यक्ति जो कि किसी प्रॉपर्टी को परचेज कर रहा है, थोड़ा सा छोटा सा चीज समझना, एक व्यक्ति जो किसी प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है, उस परचेज करने के लिए वो जो चेक दे रहा है, वो जो प्रोमिसरी नोट दे रहा है ना, वो जो बिल दे रहा है, उसमें जो भी वो नेगोशिएशन करता है उसी को बोला जाता है इंडोर्समेंट, है ना। टाइप ऑफ इंडोर्समेंट क्या बोलता है, ब्लैंक इंडोर्समेंट होगा, ओनली सिग्नेचर, इसके अंदर सिर्फ सिग्नेचर होगा। फुल इंडोर्समेंट, नेम ऑफ द इंडोर्सी ऑल्सो रिटर्न लिखा होता है उसके अंदर। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट, जिसके अंदर क्या बोला गया, रिस्ट्रिक्टिव फर्दर नेगोशिएशन, रिस्ट्रिक्टेड होता है जो कि कौन से, फर्दर नेगोशिएशन। डिफाइन होल्डर, होल्डर को डिफाइन करो, बोला गया होल्डर को डिफाइन करो। तो बोला गया अ होल्डर इज अ पर्सन हु इज लीगली इंटाइट टू प्रोसेस एंड रिकवर द अमाउंट ड्यू ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। मतलब कहता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से जो अमाउंट को रिकवर करता है लीगली, उसी को होल्डर बोलते हैं। सेक्शन 8 में इसको डिफाइन किया गया और बोला गया होल्डर मीन्स एनी पर्सन। देखो आपको अगर ये लग रहा है ना मैं रीड कर रहा हूँ, तो भाई समझाने के लिए इसमें कुछ भी नहीं, बहुत ही मतलब ईजी वे में, ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है चीज़ें, ठीक है, जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने की जरूरत ही नहीं है आपको समझाने के लिए। कोई ऐसा लाइन ही नहीं जो आपको सही समझ, क्या समझ में आया, होल्डर का पर्सन है जो इंग्लिश लाइनें तो लिखी हुई है, नॉर्मल सी लाइनें लिखी हुई हैं। भाई मैं समझाने के लिए अपने एफर्ट्स वहाँ डालूंगा जहाँ मुझे लगेगा कि हाँ लॉ का ऐसे वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत ईजी है, तो उसमें कुछ है ही नहीं। क्या बोल रहा है, साफ साफ बोला उसने कि होल्डर वो पर्सन है जो क्या कहते हैं लीगली पैसे को अपने पास प्रोसेस कर लेता है, रिकवर कर लेता है, अमाउंट को रिकवर कर लेता है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा, चेक होगा या बिल होगा, वो क्या करेगा, बैंक में जाएगा, पैसा डालेगा, चेक डालेगा और बोलेगा भैया ला मुझे पैसे दे दे, तो वही होल्डर है, पैसा मिल गया उसको। यही डिफाइन किया गया है, बोला गया होल्डर मीन अ पर्सन इंटायर्ड हिज ओन नेम टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिसीव या रिकवर द अमाउंट ड्यू टू द फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, है ना। क्या बोला गया, इफ राम इज होल्ड अ चेक इन हिज नेम, ही इज द होल्डर ऑफ दैट चेक। उस चेक का क्या है, वो होल्डर है अगर उस पर उसका नाम लिखा हुआ तो। बोला कि डिफाइन करिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को डिफाइन करिए। भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है, चेक, बिल, प्रोमिसरी नोट, ये सब क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। क्या लिखा गया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिटर्न डॉक्यूमेंट्स, जिसके अंदर क्या बोला गया, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स ग्रांटी द पेमेंट ऑफ द सर्टेन अमाउंट, जिसके अंदर क्या गारंटी होती है पेमेंट करने की सर्टेन अमाउंट की, ऑफ द मनी इधर द डिमांड या सेट ऑफ टाइम विच कैन बी ट्रांसफर बाय द इंडोर्समेंट ऑफ द डिलीवरी। मतलब इंडोर्समेंट मतलब जो भी प्रोडक्ट आप खरीद रहे हो उसकी डिलीवरी के बाद या उसके टाइम तक ट्रांसफर किया जाएगा अमाउंट को, उसके डिमांड के, उसकी जो वैल्यू होगी उसके डिमांड के हिसाब से, ठीक है, और एक सेट ऑफ टाइम के हिसाब से, ठीक है। बोला गया सेक्शन 13 में इसकी बात करी गई है। बोला गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मीन्स अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक पेबल इधर टू द ऑर्डर टू बी बियर, चेक पेबल हो, इधर टू ऑर्डर हो या टू बियर हो कि भैया देना है। की फीचर्स क्या है, फ्रीली ट्रांसफरेबल, बहुत इजीली ट्रांसफर, डिमांड क्या होता है तुरंत ट्रांसफर हो जाता है। द होल्डर गेट अ बेटर टाइटल, जो होल्डर होता है उसको एक अच्छा टाइटल मिल जाता है। मतलब भाई मैं प्रॉपर्टी किसी को बेच रहा हूँ, कुछ पैसा मिल रहा है, मुझे चेक देर तक अच्छा टाइटल मिल गया ना, भाई चेक है मेरा है, नेगोशिएबल है, मैं कभी पेमेंट करा सकता हूँ, मैं इसका होल्डर हूँ, ठीक है। डिमांड मिल गया, डीडी ड्राफ्ट मिल गया, तो मुझे पता है ये जो इंस्ट्रूमेंट है मैं आसानी से मेरे को पेमेंट मिल जाएगी, है ना। राइट टू सू हिज ओन नेम, वो अपने नाम से केस भी कर सकता है अगर उसके साथ उसके बाद फ्रॉड हुआ तो। चेक बाउंस का केस नहीं लग जाता कि भाई चेक दिया था बाउंस कर दिया, तो चेक क्यों दिया था, कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन किए होंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन, तभी चेक दिया होगा, ठीक है, फिर वो बाउंस हो गया। बोला व्हाट इज बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है ये पढ़िए। तो बोला गया अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज रिटर्न ऑर्डर फ्रॉम अ वन पर्सन ड्रोवर, एक रिटर्न ऑर्डर है जो कि वन पर्सन ड्रोवर टू अनदर पर्सन ड्रोई टू पे अ सर्टेन सम टू अ थर्ड पार्टी, जो कौन सा होता है, पे इधर वन डिमांड और एट अ फिक्स टाइम। मतलब कहता बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब मैंने चेक दिया राम को, राम ने वो चेक दे दिया श्याम को, और श्याम जो एक थर्ड पार्टी है वो पे ही है, मतलब बैंक उसको पैसा पे कर रही है,
इस प्रक्रिया को बोला जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज, है ना, ठीक है, यही लिखा ना। द लीगल डेफिनेशन सेक्शन 5 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में बोला गया बिल ऑफ एक्सचेंज इज द इंस्ट्रूमेंट इन अ राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। मेकर क्या होता है? मेकर के द्वारा साइन किया जाता है डायरेक्टली अ सर्टेन पर्सन टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू या टू द ऑर्डर, ओनली टू या उसके ऑर्डर पर ऑफ सर्टेन पर्सन या टू अ बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, टू अ बियर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट उसके पास होगा, जिसके पास वो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको पे करे। जैसे ऑर्डर टू बी पे 5,000 रुपये, तो सी आफ्टर 30 days दिस विल बी बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसने क्या कर लिया? बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया, किसी और को दे दिया, ठीक है। बोला गया व्हाट इज कस्टमर। ओहो ओह, कस्टमर ना, कष्ट में मरना ही कस्टमर कहलाता है। अब ऐसा एग्जाम में नहीं लिख सकते हैं। तो कस्टमर कौन है? कस्टमर भगवान है, कस्टमर देवता है, देवता। ऐसा भी नहीं लिख सकते एग्जाम में। पहले देख लेते हैं, वीडियो चल रही है हमारी, चल रही है, ठीक है। कस्टमर क्या है? भगवान है। कस्टमर क्या है? देवता है। क्या ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। तो कस्टमर को कहीं ना कहीं डिफाइन किया गया क्या, ये देखते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बोला गया हु इज अ कस्टमर और व्हाट इज अ कस्टमर। बात एक ही है यार, दोनों क्वेश्चन एक ही है, दोनों का आंसर भी एक ही होना चाहिए। बोला अलग अलग लिखा हो तो पढ़ लेंगे एक बार, बाकी लिख सकते हैं। व्हाट इज अ कस्टमर? कस्टमर इज अ पर्सन या एंटिटी द मेंटेन एन अकाउंट्स विद द बैंक एंड सू इट्स बैंकिंग सर्विस। मतलब देखो, यहाँ जो कस्टमर की बात करें, यहाँ उस कस्टमर की बात नहीं करें जो सामान को खरीदता और बेचता है, ठीक है। यहाँ हम उसकी बात करें जो जिसका अकाउंट, अपना अकाउंट, एक कस्टमर एक पर्सन है जो अपने अकाउंट को मेंटेन करता है, किसमें? बैंक में, यूजर बैंकिंग सर्विस, और बैंकिंग सर्विस को यूज करता है। जुडिशियल व्यू की बात करी जाए तो अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू सर जॉन पैगेट कहता है, सर जॉन पैगेट क्या बात करता है? टू कंस्टिट्यूट अ कस्टमर देयर मस्ट बी सेम सॉर्ट ऑफ अकाउंट्स, करंट या सेविंग एंड हैबिचुअल रिलेशनशिप। हैबिचुअल रिलेशनशिप उसका रिलेशनशिप है। की पॉइंट्स की बात करें तो पर्सन बिकम अ कस्टमर व्हेन द ओपन एन अकाउंट। कहते हैं कस्टमर, एक पर्सन क्या होता है? कस्टमर बन जाता है जब वो अपना अकाउंट बैंक में ओपन करता है। ए कैजुअल ट्रांजेक्शन डजंट मेक वन अ कस्टमर। मतलब अगर वो कस्टमर नहीं है पर वो एक कैजुअल ट्रांजेक्शन कर रहा है, लाइक इन कैशिंग अ चेक विदाउट अकाउंट, मतलब बिना अकाउंट के वो चेक को इनकैश करा। मान लो भैया मेरा अकाउंट है बैंक के अंदर और मैंने चेक काट के दे दिया अरुण को कि अरुण ले 5 लाख रुपए। अब अरुण जा रहा है सेल्फ चेक करने के लिए, चेक किसमें क्या सेल्फ है, पर वो जा रहा है बैंक के अंदर, बोल रहा है भैया मेरे नाम पे चेक तो नहीं है पर ये सेल्फ चेक है 5 लाख रुपए का, आप इसका कैश निकाल कर दे दो मुझे, ठीक है। अब अरुण क्या कह रहा है? मुझे कैश दे दो। तो अरुण को उसका अकाउंट में नहीं है पर उसका चेक मिल रहा है। अरुण का अकाउंट किसी और बैंक में, उसके अकाउंट में ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो अरुण भी क्या कहलाएगा? कस्टमर ही कहलाएगा बैंक के लिए। हु इज कस्टमर? ओहो, फिर वही बात लिखी गई है। डिफाइन नो स्टेटरी, कहीं लीगल डिफाइन नहीं है, केस लो दे रखा है, की पॉइंट्स दे रखे हैं, हटा उसको। बोला क्या व्हाट इज लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट। कहता है लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? बस सीरीज में खो जाना, लॉस्ट का मतलब तो ये होता है खो जाना। तो बोला गया ए लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट रेफर टू द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किसको रेफर करता है? एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट दैट हैज बीन लॉस्ट बाय द होल्डर एंड इज नो लॉन्गर इन हिज पोजिशन। कहता उसके पास उसका पोजिशन नहीं रहा, वो खो चुका है, तो उसको बोला जाता है लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट। कहता लीगल इफेक्ट क्या है इसका? इसका लीगल इफेक्ट देखो, बोला गया द फाइंडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डज नॉट गेट द राइट टू कलेक्ट मनी अनलेस ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब वो होल्डर होगा किसके केस में? होल्डर इन ड्यू कोर्स में नहीं होना चाहिए। अनलेस क्या बोला गया? अनलेस ही इज अ होल्डर इन अ ड्यू कोर्स। इसके बारे में बताएंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स होता क्या है। बस इतना समझ लो कि लॉस्ट इंस्ट्रूमेंट को जो बंदा फाइंडर होगा उसको डज नॉट गेट अ राइट टू कलेक्ट मनी, उसके पास राइट नहीं है कि मनी को कलेक्ट कर सके अनलेस ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। बोला गया द ओरिजिनल होल्डर रिटेन द राइट टू क्लेम द अमाउंट। कहता है द ओरिजिनल होल्डर रिटेन द राइट टू क्लेम द अमाउंट बाय प्रोवाइडिंग द लॉस एंड indemnifying the bank if required। अगर वो
इंडिमनीफाई कर देगा बैंक अगर वो रिक्वायर्ड है तो। क्लियर। चलो लीगल प्रोविजन की बात करेंगे तो बोला गया सेक्शन 45A नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 व्हेन अ नोट बिल ऑफ चेक इज लॉस्ट बिफोर इट इज ओवर ड्यू द होल्डर में अप्लाई टू द ड्रॉवर फॉर अ डुप्लीकेट डुप्लीकेट के लिए वो अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए इफ अ पर्सन लॉस द बियर चेक एनीवन हु फाइंड द इट कैन मिसयूज इट hence the holder must report the loss immediately to void wrongful payment, जो void करते wrongful payment के लिए। ठीक है। बोला गया what are the government security illustrate। अगर कुत्तों की आवाज आ रही हो तो बस समझ लाना कि भाई वो मुझसे ज्यादा तेज बोल सकते हैं, बहुत भौंक रहे हैं यार गली में यार, बहुत ज्यादा रिकॉर्डिंग करने में भी दिक्कत हो रही है। चलो बोलेगा व्हाट इज द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट। गवर्नमेंट सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट क्या है। मेरा ना आज का पूरा दिन खराब हुआ है, यही कारण है कि मैं बार बार जाके देखता हूँ कि मेरी वीडियो कहीं से कहीं कट तो नहीं रही, यही कारण है भाई। मैंने 2 वीडियो बनाया, मैंने दोनों वीडियो ख़राब हो गई और बड़ी गर्मी में बनाना पड़ता है पंखा वंखा बंद करके ताकि आप लोगों को मेरी आवाज़ जाए, नहीं तो ये शिकायत है सर आपकी आवाज़ तो आती ही नहीं है। मैं पूरा साइलेंट माहौल करके पंखा वंखा बंद करके करता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना है भैया। मतलब इतना सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ज़्यादा लोगों को वो करो ताकि मुझे भी कुछ पे आउट मिलना शुरू हो, हैं मेरा भी भला हो। और नोट्स को ख़रीदो, ठीक है, दोस्तों में शेयर करो ताकि कुछ अर्निंग हो, थोड़ा इसी वैसी लगाएं यार, गरीबी में हालत ख़राब ही पड़ी है। व्हाट इज़ द गवर्नमेंट सिक्योरिटी इलिस्ट्रेट। कहते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की इलिस्ट्रेट क्या होता है। तो बोला गया गवर्नमेंट सिक्योरिटी एज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द कंट्रोल या स्टेट गवर्नमेंट टू वॉन्ट फंड फ्रॉम द पब्लिक। डेफिनेशन दे आर द ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट इशू बाय द गवर्नमेंट फॉर द अराइजिंग पब्लिक फंड एंड पेइंग इंटरेस्ट ओवर अ फिक्स्ड टर्म। बोला गया डेटेड गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें 7.7 GC 2030, ठीक है। ट्रेजरी बिल, टी बिल बोलते हैं, शॉर्ट टर्म 91 डेज, 182 डेज या 364 डेज। फिर बोला गया कैश मैनेजमेंट बिल या स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जिसको SDLS बोला जाता है। ये सब इसके टाइप्स हैं किसके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के। कहता 7.26% रेट ऑफ इंटरेस्ट है गवर्नमेंट सिक्योरिटी का 2033 में किया गया। दिस मीन द होल्डर विल रिसीव 7.26% इंटरेस्ट एनुअली टिल 2033 तक। मतलब उसे पैसा इन्वेस्ट किया, अब उसको 2033 तक का इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस रेट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को मिलता रहेगा। एक मिनट यार, समवन कॉल मी आई थिंक। भाई 12 बज रहे हैं, देख रहे हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ 12 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बनता तो है इतनी मेहनत करने के बाद एक लाइक सब्सक्राइब, ठीक है, कर दो फटाफट, नहीं किया अभी तक तो। फर्दर रिस्क फ्री बैकेड बाय सर्विस ग्रांटेड ट्रेडेबल सेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें। बोला गया व्हाट इज द इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, IRBI क्या है। तो बोला गया द IRBI वाज एस्टेब्लिश टू रिव्यू एंड सपोर्ट स्टिक इंडस्ट्रियल यूनिट इन इंडिया, जो सपोर्ट करता है किसको, इंडस्ट्रियल यूनिट इंडिया को। क्रिएटेड अंडर RIBRI एक्ट 1984, लेटर कन्वर्टेड इनटू द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसको IIBI 1997 में कन्वर्ट किया गया, ठीक है। पर्पस क्या होता है, प्रोवाइडिंग द फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिकंस्ट्रक्शन सर्विस टू सिक एंड क्लोज इंडस्ट्रीज, हेल्प रिस्ट्रक्टेड डेप्ट एंड इम्प्रूवल इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी। ऑफरिंग करता है लोन, जो कि करते हैं वर्किंग कैपिटल असिस्टेंट, है ना, पार्टिसिपेटिंग इक्विटी सिक कंपनीज, रिकंस्ट्रक्टिंग लोन एंड डिस्ट्रीजेड इंडस्ट्रीज, है ना। IBI was फाउंड अप टू 2012 में आफ्टर फेलिंग द रिस्ट्रक्शन इट वन द फिटनेस एक्टिविटीज, ठीक है, क्लियर। बोला गया डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ RBI के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब कीजिए। देखो ये क्वेश्चन ना 10 मार्क्स में मिल सकता है आपको, सेम वही क्वेश्चन, कोई चेंजेस नहीं होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। यही क्वेश्चन आपको 20 मार्क्स में मिल सकता है, वहां पे भी कोई चेंजेस नहीं होगा, गारंटीड। अब आप उसको लिखिए कैसे, यही कारण है कि मैंने इसको 5, 10 और 20
तीनों सेक्शन में से रखा हुआ है। बोला गया डिस्क्राइब द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ आरबीआई। इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट बैंक, सेंट्रल बैंक, अपेक्स मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, जिसको बोला जाता है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या बोला गया? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आरबीआई एक्ट 1934 सुप्रीम गवर्निंग बॉडी होती है, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंक्लूड गवर्नर अप टू द 4 डिप्टी गवर्नर, 2 फाइनेंस मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव, 10 डायरेक्टर फ्रॉम द डिफरेंट फील्ड इकोनॉमिक्स, इंडस्ट्री एक्सेट्रा, 4 रीजनल डायरेक्टर, 1 फ्रॉम ईच लोकल बोर्ड्स, जो कि एक लोकल बोर्ड्स के हो। लोकल बोर्ड्स कौन कौन से होते हैं? फॉर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या न्यू दिल्ली। रिप्रेजेंटेड लोकल इंटरेस्ट, ठीक है। अगला क्या बोला गया? एडवाइज द सेंट्रल बोर्ड, एडवाइज करता है सेंट्रल बोर्ड को और कंसिस्ट ऑफ द 5 मेंबर इच अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई की बात करी जाए तो बोला गया डिपार्टमेंट ऑफ क्या होता है? करेंसी मैनेजमेंट, बैंकिंग सुपरविजन, पॉलिसी डिपार्टमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट या फाइनेंस मार्केट ऑपरेशंस। बोला गया इंटरनल स्ट्रक्चर वेरियस ऑफेंस अक्रॉस इंडिया एंड एब्रोड, जोनल ऑफिस इन अ मेजर सिटीजन, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो नंबरिंग है, किस में क्या मेंबर है। हाँ भाई, उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगी और मैंने आपको पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बताया है। भाई पसीने पसीने हो गए यार, गर्मी बतेरी पड़ रही है, पंखा बंद चलाना पड़ेगा। बस क्वेश्चन खत्म ही हो गया। 20 क्वेश्चन है, हम 16 पे हैं, 4 क्वेश्चन बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। ये भी बोला गया डिफाइंड होल्डर, कस्टमर को डिफाइन किया था, होल्डर भी डिफाइन करेंगे। क्या बोला गया? होल्डर इज द पर्सन हु लीगल इन द पोजीशन ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ चेक, ये सब होते हैं। एंड द रिसीव या रिकवर द अमाउंट ऑफ मेंशन इन इट, जो मेंशन होता है रिकवर कर सकता है। डेफिनेशन कहाँ दिया गया? सेक्टर 8 के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 के अंदर इसका डेफिनेशन दिया गया। बोला गया होल्डर मीन अ पर्सन इंटायर्ड इन हिज ओन नेम्ड एंड द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड रिसीव अ रिकवर अमाउंट देयर फॉर द फ्रॉम द पार्टीज एंड, मतलब होल्डर वो होता है जो अपने नाम पे पैसा रिसीव कर सकता है पार्टी से, ठीक है। उसके पास इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसी को होल्डर बोलते हैं। मस्ट पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, उसके पास पोजीशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। चेक मेरे पास है नहीं, मैं बोलूँ चेक का मालिक मैं हूँ उसका होल्डर हूँ, कैसे हो सकता है? चेक मेरे पास होना चाहिए। मस्ट बी इंटाइटल टू रिसीव द पेमेंट इन देयर ओन नेम, उसमें मेरा नाम लिखा नहीं, मैं बोलूँगा नहीं चेक वो मेरा है, मेरे पास पड़ा हुआ चेक, नाम लिखा हुआ अरुण का, मैं बोलूँगा नहीं भैया मेरा चेक है, नहीं मेरा ही नाम भी होना चाहिए। इंक्लूडिंग द पे इंड्योर्स या बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, कहता है इंक्लूड होना चाहिए, क्या पे करा जाएगा? इंडोर्जी एंड बियर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, वो सारी तीनों डिटेल उसके अंदर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन डिफाइन नोटिंग एंड प्रोटेस्टिंग, कहता नोटिंग क्या है, प्रोस्टेटिंग क्या है, इसको डिफाइन करो। तो बोला गया नोटिंग एंड प्रोस्टेटिंग आर द फॉर्मल प्रोसेस फॉलोड बाय द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इन डिसऑनर नोट पेड और एक्सेप्टेड। नोटिंग क्या है पढ़ो। कहता रिकॉर्डिंग टू द फैक्ट ऑफ डिसऑनर बाय द नोटरी पब्लिक ऑन इंस्ट्रूमेंट या सच अ सेपरेट पेपर अटैच्ड इट टू इट टू सर्व एविडेंस ऑफ द डिसऑनर इन लीगल प्रोसीडिंग। मतलब ये नोटरिंग की चार्जेस होते हैं, जो कि जब डिसऑनर होता है उसका लीगल प्रोसीडिंग का, उसको बोलते हैं नोटरी, ठीक है। प्रोटेस्टिंग जो कि सेक्शन 100 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में लिखा गया और बोला गया। कहता है फॉर्मल सर्टिफिकेट इशू बाय द नोटरी पब्लिक आफ्टर नोटिंग या स्टेटिंग दैट द इंस्ट्रूमेंट वाज डिसऑनर, डेट, रीजन एंड डिटेल ऑफ द डिसऑनर, नेम ऑफ द पार्टीज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है? नेम ऑफ पार्टी क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। एग्जाम्पल अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज नोट अ पेड ऑन ड्यू डेट, कहता है ड्यू डेट पे पेड नहीं हुआ। द होल्डर में गेट द नोटेड द प्रोटेस्ट बाय अ नोटरी टू अ इनिशियल लीगल एक्शन, वो लीगल एक्शन ले सकता है। अगला क्वेश्चन डिफाइंड अ चेक। ओ हो, ये तो सबको पता है चेक क्या होता है, कागज का टुकड़ा जिसमें से पैसा मिलता है। पैसा कैश नहीं है तो चेक दे दो, उसको ही चेक बोलते हैं। पर ये कहाँ डिफाइंड किया गया है? तो बोला गया चेक को डिफाइंड किया गया सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981। मुझे पता क्या लगता है, मुझे लग रहा है ये नोट्स पढ़ाने जब मैं आया हूँ यहाँ बताने, तो मैं सिर्फ ये बताने आऊँ कि ये कौन कौन से सेक्शन तक आता है। बाकी पता तो सबको है, बना के हर कोई लिख देगा, पर अगर आप ये सेक्शन लिख दोगे
ये जितना मैंने लिखा है इतना लिख दोगे, एग्जामिनर मजबूर है 4 में से 4 देने के लिए। राइटिंग मैटर नहीं करता, लिख के आना बस इतना ही जितना मैंने लिखा है। एग्जामिनर मजबूर हो जाएगा 4 में से 4 देने के लिए। बोला गया चेक इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ड्रॉ अ स्पेसिफिक बैंकर एंड पेबल ऑन द डिमांड। A check is a bill of exchange drawn on specified banker and not expressly to be payable otherwise than on demand. बोला गया टाइप ऑफ चेक, बियर चेक, ऑर्डर चेक, क्रॉस चेक, ओपन चेक, पोस्ट डेटेड चेक, स्टाइल चेक और मल्टीलेटेड चेक या ट्रैवलर्स चेक। तो बोलोगे सर ये 8 तरह के चेक गिनवा दिए आपने, होते भी हैं ये? भाई हाँ होते हैं। याद रखना इन 4 में से 8 में से किसी को भी 5 मार्क्स में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। उसके जब भी अगर इसके बारे में पूछा जाए तो आप पूरा चेक का डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसके बारे में सिर्फ इतनी सी लाइन लिखनी है आपको कि बियर चेक पेबल टू द पर्सन होल्डिंग इट बियर, ऑर्डर चेक पेबल टू अ स्पेसिफिक पर्सन ऑन हर ऑर्डर, सॉरी हैज टू पेरल लाइन्स, क्रॉस चेक जो कि एक चेक को क्रॉस किया जाता है, कैन नॉट बी इन कैश डायरेक्टली, मस्ट बी डिपॉजिट इन अ बैंक। मतलब कि जब पेमेंट लेके जाओगे ना चेक के ऊपर एक क्रॉस होता है, उसका मतलब क्या होता है कि वो सामने वाले के अकाउंट में डाला जाएगा, कभी उसको कैश नहीं दिया जाएगा। कैन बी इन कैश ओवर द काउंटर, उसको बोलते हैं ओपन चेक जो कि कैश मिल जाता है। डेटेड फ्रॉम द फर्दर डेट, मतलब पोस्ट डेटेड चेक, मतलब चेक आज काट रहा हूँ पर डेट डाल रहा हूँ 4 दिन 10 दिन 20 दिन की बात की। बोला गया सेटल चेक प्रेजेंटेड आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, कहता है वो चेक जो कि प्रेजेंट हो रहा है 3 महीने बाद, आज चेक काटा मैंने 3 महीने बाद आ रहा है चेक लेने के, उसको बोलते हैं सेटल चेक। टर्न और डैमेज चेक में नोट बी एक्सेप्टेड, मिलिटेटेड चेक का मतलब होता है टर्न और डैमेज, जो चेक है ना उसको फोल्ड फाड़ कर रख दिया हमने बिल्कुल मोड़ मारकर और वो डैमेजेस हो गया तो वो नोट भी एक्सेप्टेड होता है। ट्रैवलर चेक इशू ऑफ द ट्रैवलर इनकैसेबल एट द बैंकिंग ग्लोबली, मतलब एक चेक दे दिया जो कि बाहर चले गए इंडिया से बाहर और वहां पे भी उसको क्या मिल जाएगा, पेमेंट मिल जाएगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेगोशिएशन एंड असाइनमेंट, कहता नेगोशिएशन का मतलब क्या होता है, असाइनमेंट का मतलब क्या होता है। तो बोला गया ट्रांसफर ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट टू मेक द ट्रांसफरी द होल्डर, इसका मीनिंग होता है नेगोशिएशन का। असाइनमेंट का मतलब ट्रांसफर ऑफ द ओनरशिप थ्रू अ राइटिंग डॉक्यूमेंट्स। ग्रोइंग लॉ की बात करी जाए तो इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1981 में है, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट 1882 है। फॉर्मेलिटी की बात करें सिंपल इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी, मतलब वही बार्गेनिंग करी, नेगोशिएशन किया और प्रोडक्ट लिया, उसकी डिलीवरी करी होता है। मस्ट बी राइटिंग एंड रजिस्टर्ड। होल्डर गेट बेटर टाइटल देन द ट्रांसफर, होल्डर क्या होता है, अच्छा टाइटल मिलता है ट्रांसफर के बाद। इसके अंदर क्या बोला गया, इफ सॉरी कहाँ से ये रहा, असाइनिंग गेट ओनली द राइट ऑफ असाइनर, नॉट रिक्वायर्ड नोटिस टू डेटर, नॉट रिक्वायर्ड नोटिस टू डेटर इज मैंडेटरी असाइनमेंट के अंदर, में पास इवन इफ प्योर होल्डर एंड डिफेक्टिव टाइटल, पास हो जाता है प्योर होल्डर होने और डिफेक्टिव टाइटल। असाइनिंग गेट ओनली लीगल टाइटल नोट अ बेटर, कहता हमेशा वो लीगल टाइटल देखता है, बेटर से उसको मतलब नहीं है। लास्ट क्वेश्चन इस सेक्शन का क्या है हमारे पास, ये रहा, इसके बाद हमारा सेक्शन अगला आ जाएगा। मतलब व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट, व्हाट इज द लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट LC is the writing committed from the banker to pay the seller on the behalf of buyer providing certain condition are met, इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। A financial instrument issued by the banker guarantee that the buyer payment for the seller will be received on time and on the correct amount subject to be presented with the specific documents। क्या स्पेसिफिक पार्टीज इन्वॉल्व कौन सा होता है, एप्लीकेंट जो कि बायर होता है, बेनिफिशियरी जो कि सेलर होता है, इशूइंग बैंक जो कि बैंक ऑफ द बायर जो कि बैंक बायर का बैंक होता है, एडवाइजिंग बैंक तो बैंक एट द टाइम ऑफ इन्फॉर्म द सेलर टू द क्या LC, LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, कन्फर्मेशन ऑफ बैंक ये होता है ऑप्शनल। मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट के टाइम पे एक LC कोड बनाया जाता है कि भाई ये बैंक है, अगर वो पैसा नहीं देगा तो हम पैसा देंगे, पैसा आने आ गया है, ठीक है, एडवाइज हो जाता है।
रिकवेबल, इरिकवेबल टाइप के होते हैं। रिकवेबल होता है, इरिकवेबल, एक होता है कम्फर्ट, एक होता है अनकम्फर्ट। साइट एंड अनलेस बैक टू बैक एलसी और स्टैंडिंग एलसी, ठीक है। अब इसको डिटेल में समझने के लिए एग्जांपल समझ लेते हैं। क्या बोला? एन इंडियन इंपोर्टर ओपन अ एलसी विद द एसबीआई इन फेवर ऑफ यूएस एक्सपोर्टर ऑन शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, एसबीआई पे द एक्सपोर्टर एज पर द टर्म। उसके टर्म पर एक्सपोर्टर को उसने पे कर दिया। अगर आप वीडियो को यहां तक देख रहे हैं ना भाई, प्लीज यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।